स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वॉर हो या पीस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोऑपरेशन का अहम रोल है। आप किन देशों के साथ कोऑपरेशन रखते हैं, कंडीशंस क्या हैं, उनकी डायमेंशंस क्या है, मींस किस किस एरियाज में कोऑपरेशन रखते हैं, यह तय करता है कि आपका स्टेटस क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फिलहाल और आने वाले समय में क्या आउटकम्स होंगे आपके लिए। रिसेंटली इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह वॉज इन वियतनाम, और ऐसे में इंडिया वियतनाम का डिफेंस कोऑपरेशन दोबारा चर्चा में आया। कहा जा रहा है कि आकाश मिसाइल का जो वर्जन है NG न्यू जनरेशन वियतनाम हमसे लेने वाला है। हमें पता होना चाहिए कि इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है। क्या ये केवल डिफेंस एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है कि हमारे पास कुछ पैसा आएगा और हमारे यहाँ डिफेंस टेक्नोलॉजी और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी, या इसके कुछ अदर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस भी हैं। बात तो 2017 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन बात बीच में स्टक हो गई थी। वियतनाम के पास अदर अल्टरनेटिव्स भी थे, जैसे कि इजराइल की स्पाइडर एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, हम उसके बारे में बात करेंगे। मुद्दा ये है, अब दोबारा कौन से ऐसे इंटरनेशनल और खुद नेशनल यानी कि वियतनाम के डोमेस्टिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ये डील मैच्योर हो सकती है, जानते हैं। इससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है 28 जून से, लेकिन अभी भी लास्ट डेट है 25 यानी कि आज। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे तो वहां पर जो फीस शो हो रही होगी 25,000 प्लस, वो रिड्यूस होकर आपके लिए 18,500 हो जाएगी। पॉलिटी से बैच स्टार्ट हुआ है, पॉलिटी आई एम टेकिंग अलॉन्ग विद IR। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर। वीडियो से जुड़े अपडेट्स यहाँ पर आते हैं, PDF आती है। तो अगर आपका कोई सवाल हो, सो आई एम देयर टू एक्चुअली हेल्प यू आउट। नाउ जस्ट टेक अ लुक ओवर द लोकेशन। ये है वियतनाम, यहाँ पर है ये साउथ चाइना सी। तो लोकेशन देख रहे हैं, ये है कैपिटल, और यहाँ पर कौन है, चाइना। तो यहां पर वियतनाम और चाइना का जो इशू है साउथ चाइना सी को लेकर, जो कॉन्फ्लिक्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर, वो यहां पर अहम हो जाता है। अब देखिए, अगर ये डील होती है तो हमें क्या फायदा होगा। सबसे पहले तो हमारा जो इंडस्ट्री को इंडिजनाइजेशन करना है हमें, यानी कि डिफेंस में हम आत्मनिर्भरता लाना चाहते हैं, तो उसको बूस्ट मिलेगा। अगर वियतनाम हमसे मिसाइल खरीदता है तो एक टेम्पलेट की तरह होगा, जो अदर प्लेयर्स सोचेंगे कि हाँ, यानी कि इंडिया की जो डिफेंस टेक है वो कंपेरेटिवली मींस इट इज शार्प, ठीक है, इट कैन बी ट्रस्टेड। तो ऐसे में फर्दर एक्सपोर्ट को बूस्ट मिल सकता है। दूसरा, ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वियतनाम चाइना कॉन्फ्लिक्ट, हमने वियतनाम के साथ यहाँ पर इस वाले एरिया में ऑयल रिजर्व्स के लिए, नेचुरल गैस के लिए हमारी जो कंपनी है ONGC विदेश लिमिटेड OVL, उसके साथ टाई अप किया हुआ है। और यही वो एरिया है जहां पर कुछ समय पहले चाइना ने वियतनाम के एक शिप को सिंक कर दिया था। क्यों? कहा नहीं, ये तो मेरा एरिया है। तो ऐसे में वियतनाम के शिप को इसलिए सिंक कर पा रहा है क्योंकि चाइना को लगता है कि ये स्मॉल नेशंस हैं, इनकी डिफेंस कैपेसिटी इतनी नहीं है कि चाइना की माइट को काउंटर कर सके। अगर भारत इनको मजबूत कर दे तो चाइना को एक क्रेडिबल डिटरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चाइना अगर यहां पर ज्यादा एंगेज होगा तो यहां पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जो उसके क्लेम्स हैं हिमालयास की तरफ, यानी कि हम बात करें इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट की। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट। अब आकाश की बात करते हैं। देखिए, याद रखिएगा पटना, वाई एम सेइंग बिकॉज इससे आप ध्यान रख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं IGMDP, इसके अंतर्गत ये 5 मिसाइल्स बनाई गई थी। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि। आज हम बात कर रहे हैं आकाश की। याद रखने का तरीका, आकाश की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्लियर है बात? अब देखिए, SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको डिज़ाइन जो किया था वो तो बेसिकली DRDO ने किया था, लेकिन जो इसका प्रोडक्शन है उसमें अदर एंटिटीज़ भी एंगेज हैं। जैसे कि गवर्नमेंट की बात करें तो BDL, जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, साथ में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, और साथ में टाटा एंड L&T। टाटा की एक स्ट्रेटेजिक आर्म है, टाटा पावर की एक स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन है वो भी, और साथ में L&T भी। तो क्योंकि एक मिसाइल को बनाने में कितने सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, राइट, पहले तो मॉडल बनता है कि हाँ, इस तरह के कंपोनेंट्स को लगाया गया तो हाँ, वी आर गोइंग टू अचीव दिस मच कैपेसिटी। तो वो काम तो DRDO ने कर दिया। अब हमें प्रोक्योरमेंट करना है और फिर उसका असेंबलिंग करनी है, राइट। सो दैट थिंग इज डन बाय द कोऑपरेशन ऑफ दीज एंटिटीज। चीपर है और मोर एक्यूरेट है इवन फ्रॉम US पैट्रियट मिसाइल। देखिए, US की पैट्रियट मिसाइल है और ये हमारी आकाश है, तो इससे किस तरीके से बेहतर है और क्या इसमें एडवांटेज है।
पहली तो बात देखिए, मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। आप कहेंगे कि सर एक मिसाइल है ना, अब एक मिसाइल ये मल्टीपल टारगेट्स को कैसे शूट करेगी? जायज़ क्वेश्चन है आपका, लेकिन समझना होगा कि ये देखिए एक लॉन्चर है, एक लॉन्चर पर आपको 3 मिसाइल्स दिख रही हैं, राइट। एक जो बैटरी होती है आकाश की, आकाश मिसाइल बैटरी, तो उसमें 4 ऐसे लॉन्चर्स होते हैं। आप सोचिए एक लॉन्चर पर 3 है, तो यानी कि एक बैटरी में कितने हो गई? 12 मिसाइल्स हो गई। तो 12 मिसाइल्स हो गई, और साथ में इसमें एक रडार लगा होता है जिसका नाम होता है राजेंद्र। तो राजेंद्र रडार एक बार में ये 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, और उसमें से 12 को बेसिकली हम डायरेक्शन दे सकते हैं, यू कैन शूट दैट टारगेट। तो यानी कि मल्टीपल टारगेट्स को हम शूट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट वन मिसाइल, इट इज अबाउट द बैटरी, ठीक है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है? देखिए कई बार क्या होता है कि आपने मिसाइल को लॉन्च किया, लेकिन जो आपका दुश्मन है उसने बीच में कुछ ऐसे सिग्नल्स का इस्तेमाल किया जिससे कि वो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसको डिस्टर्ब कर दे और मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर दे। तो ऐसे में इसमें सिस्टम लगाया गया इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक काउंटर का इस्तेमाल करता है तो उसके भी काउंटर मेजर्स आपके पास हैं, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अपने सेफगार्ड रख सकते हैं और वो अपने टारगेट को हिट करेगा। तो डोंट यू थिंक इट इज़ अ गुड एडवांटेज? साथ में मोबाइल है। मोबाइल का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि एक फिक्सेटेड जगह से ही इट इज़ गोइंग टू बी शॉट, यानी कि आप इसको आसानी से इधर उधर ले जा सकते हैं। और इसका फ़ायदा क्या हुआ? मान लीजिए आपको हाईटेक, यू कैन से कुछ कॉन्वॉय है आपका, ठीक है, आर्मी को अपनी बहुत एसेंशियल सप्लाईज को, बहुत एसेंशियल वेपनरी को लेकर जाना है, मान लीजिए लद्दाख रीजन में, ठीक है, और चाइना चाहता है कि हमारा जो कॉन्वॉय है, हमारे जितने हथियार हैं, रसद है, उसको बर्बाद करना है। तो ऐसे में हम आकाश का जो ये बैटरी है इसको साथ मूव करा सकते हैं। तो अगर वहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च होगी जो हमारे इस कॉन्वॉय को बेसिकली शूट करने की कोशिश करेगी, तो हम काउंटर में आकाश को बेसिकली लॉन्च कर सकते हैं और वहाँ पर हम उसको हवा में ही शॉट कर सकते हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज़ एक्चुअली प्रोवाइडिंग लाइक अ शील्ड, राइट? तो इस तरीके से एयर डिफेंस में भी यूज़ हो रही है। तो यानी कि एक तो हुआ कि हमने टारगेट को शूट करना है, एक हुआ हमारी तरफ कोई मिसाइल आ रही है, हम उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब देखिए ये कहा जाता है कि ये हमने रशिया की KUB-SAM यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, इससे हमने इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि यहाँ पर भी रैमजेट इंजन लगा हुआ था। हमने उसमें थोड़ा रडार में चेंजेस कर दिए, रैमजेट प्रोपल्शन। लेकिन देखिए रैमजेट प्रोपल्शन एक तकनीक है, ठीक है। रैमजेट बेसिकली एक तरह का इंजन है जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर, अगर मान लीजिए आपको मिसाइल को चलाना है, तो वो एयर को बेसिकली लेता है इनलेट के थ्रू, और उसके बाद वो एक सस्टेन्ड स्पीड जो है वो मेंटेन रखवा पाता है हमारी मिसाइल के लिए, ठीक है। लेकिन रैमजेट इंजन के लिए आपको टेक ऑफ के लिए अल्टरनेटिव कुछ मैकेनिज्म जोड़ना पड़ता है, क्योंकि रैमजेट इंजन कब करेगा काम? जब आपकी एयर जो है वो अंदर आएगी, ठीक है, हाई स्पीड पे। इस वजह से सुपरसोनिक पे इसका इस्तेमाल होता है। तो देखिए तकनीक है, ठीक है। इंडिया का कहना है कि 96% जो आकाश मिसाइल है वो इंडिजिनस है, यानी कि हमने खुद बनाई है। 4% हाँ ये इंस्पायर्ड है डिज़ाइन, वो हम खुद भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। कहीं कोई तकनीक है, हमने उसका इस्तेमाल किया है, राइट। और अब देखिए वियतनाम क्या करना चाह रहा है कि वो चेंज करना चाह रहा है S-125 S-75 मिड टायर जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसका कहना है ये पुरानी हो गई, अब हमें इसको बदलना है। स्टार्टिंग में तो वियतनाम ने डिक्लाइन कर दिया था कि नहीं हम आकाश को नहीं लेंगे, जब हमने ये ऑफर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि इसकी जो रेंज है वो कम है, ठीक है। कहा जाता है 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है इनिशियल जो वर्जन है आकाश का, और वो चाहते थे कि इसकी लॉन्गर रेंज हमें चाहिए। उनका कहना था कि लॉन्गर रेंज हमें इजराइल से मिल जाएगी। साथ में देखिए हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए डील इज ऑन विद फिलीपींस, तो ऐसे में फिलीपींस के साथ ये डील होती है। इसके बाद ब्रह्मोस के बारे में इंडोनेशिया और वियतनाम से भी चर्चा है। तो ऐसे में ये पार्टनरशिप जो है, एक अगर डिफेंस इक्विपमेंट की होगी तो फिर वो एक तरीके से स्प्रिंकलिंग इफेक्ट की तरह होगा। एक जगह विश्वास बनेगा तो पार्टनरशिप और ज़्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो यू कैन से कि आकाश जो है ये ब्रह्मोस की लाइन में ही एक हमारी डील हो सकती है। तो दिस इज द फैक्ट। ना कंपोजिशन स्ट्रक्चर देख लीजिए। देखिए ये है मिसाइल का स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है वॉरहेड, ठीक है, यानी कि एक्सप्लोजिव यहाँ पर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज। इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? जैसे बेसिकली जो एक्सप्लोसिव है आपका, उसको डिटोनेट करने के लिए। भाई आपने टारगेट सेट किया था इतनी दूरी पर, अब उतनी दूरी बिल्कुल वहाँ पर है, तो फ्यूज बेसिकली इसमें इस्तेमाल होता है डिटोनेट करने के लिए। सेंसर पैकेज लगा हुआ है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, जिसको मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक जो वॉरफेयर है उसके काउंटर का भी हमारे पास मैकेनिज्म है। और ये इंटीग्रल रॉकेट रैमजेट वाला जो इंजन है ये आपके बैक में लगा हुआ है, और यहाँ से आपकी एयर जो है इनलेट होती है, जिसके थ्रू ये इंजन जो है आपको सस्टेन स्पीड प्रोवाइड करता है। क्लियर है बात? देखिए आर्मी और एयरफोर्स
ये आकाश का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नेवी नहीं कर रही। ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट यहां से पूछ सकता है, वो कह देगा कि जो आकाश मिसाइल है वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने उसको अडॉप्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है। नेवी का कहना है कि जो हमारे जो वॉरशिप्स हैं उसके लिए ये आकाश मिसाइल सिंक में नहीं है, हमें जो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो उन्होंने रखी है। ठीक है, न्यूक्लियर वॉरहेड को भी ये कैरी कर सकती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं। 5.6 मीटर लेंथ है, 25 किलोमीटर की लगभग इसकी रेंज है, 96% इंडिजिनस है। ठीक है, स्पीड 2.5 मैक, यानी कि ध्यान रखिएगा सुपरसोनिक है। ठीक है, एक डायरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ लेगा सुपरसोनिक है कि नहीं। 1 मैक से ज़्यादा यानी कि सुपरसोनिक है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, 30 किलोमीटर अवे। नाउ सस्टेन्ड स्पीड ये मेंटेन रख सकता है थ्रू दिस रैमजेट इंजन, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये बेसिक डेटा है कि 720 kg का है, 35 सेंटीमीटर का इसका ये डायमीटर है और 5.78 लगभग इसका मान लीजिए लेंथ। रडार आपको बताया राजेंद्र कैटेगरी का रडार, तो राजेंद्र कैटेगरी का रडार बेसिकली बैटरी लेवल रडार है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया एक बैटरी है, तो बैटरी में मल्टीपल लॉन्चर्स हैं, 4 लॉन्चर्स हैं, एक लॉन्चर में 3 मिसाइल है। तो अगर मान लीजिए आपको आकाश का इस्तेमाल करना है, आपको क्या लगता है कि हमारी जो आर्मी है वो केवल एक रडार का इस्तेमाल करती है? नहीं, एक होता है बैटरी लेवल रडार। जैसे कि बैटरी लेवल रडार ने मान लीजिए 60 किलोमीटर के दायरे में उसने डिटेक्ट किया कि क्या क्या हमें लग रहा है कि ये थ्रेट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, तो इस डेटा को फिर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, दूसरे कमांड सेंटर से। दूसरे कमांड सेंटर के पास और डेटा भी होता है, और ज़्यादा हाईली एफिशिएंट रडार का, जो हो सकता है 150 किलोमीटर रेंज तक का डेटा ले रहे हो। फिर उसके बाद कन्फिगर किया जाता है कि एक्चुअल में कौन से एक्चुअल थ्रेट है, कौन किसको हमें कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो दिस इज़ वन, ये मैंने आपको बता चुका है टारगेट्स। ठीक है, अब ये है, देखिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे इसका इस्तेमाल होता है। ये बैटरी लेवल रडार, तो ये मत समझिएगा कि आपकी जो ये है आपकी आकाश मिसाइल, तो ये मत समझिएगा कि आकाश मिसाइल में कोई रडार लगा हुआ है या इसी लॉन्च पैड पे, लॉन्चर पे रडार लगा हुआ है। नहीं, ये आपका लॉन्चर है, लॉन्चर से अलग है ये बैटरी लेवल रडार। ठीक है, अब देखिए एक आपका मान लीजिए लॉन्चर ये हो गया, एक लॉन्चर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यानी कि 4 लॉन्चर्स हो गए। ठीक है, एक लॉन्चर में आपको देखिए 3 आपकी मिसाइल्स हो गई, तो ये बैटरी लेवल रडार हो गया। साथ में दूसरा एक ग्रुप कमांड सेंटर भी होता है। ठीक है, एक बीसीसी भी हो सकता है, यानी कि बैटरी लेवल कमांड सेंटर भी हो सकता है। बैटरी लेवल कमांड सेंटर इस वाले रडार से इंफॉर्मेशन को लेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम अदर बैटरीज भी रखते हैं, यानी कि 4 लॉन्चर से एक हमारे पास और ज़्यादा बेसिकली लॉन्चर्स भी हैं, तो उन सबके डेटा को सिंक करके फिर उनको कमांड देना कि किसको किस टारगेट को एंगेज करना है, इस वजह से एक जीसीसी बनाया जाता है, ग्रुप कमांड सेंटर बनाया जाता है। तो ये एक फॉर्मेशन होती है हमारी। ठीक है, आर्मी की फॉर्मेशन होती है। वेरिएंट्स की बात करें, आकाश 1S, दिस इज द बेसिक वन यू कैन से। इसमें हमारी आर्मी ने डिमांड जनरेट की थी कि देखिए हम एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो क्योंकि जो इनबाउंड अगर हमारे ऊपर अटैक आ रहे हैं, यानी कि हमारे ऊपर अटैक आ रहे हैं, तो काउंटर के लिए हमें कुछ इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसे में इसको अपग्रेड किया गया और इंडिजिनस सीकर लगाए गए। इंडिजिनस सीकर बेसिकली क्या करते हैं, वो एक्यूरेसी को इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये 1S आया। जो आकाश प्राइम है ये 1S से और बेहतर है। ठीक है, ये अनमेन्ड एरियल टारगेट को भी इसने बेसिकली शूट किया है, तो बेसिक फैक्ट हो गया। और इसमें हमने क्या करा, जो इसमें रडार है, रडार की बेसिकली क्वालिटी को इंप्रूव कर दिया। अब आप कहेंगे कि सर जब हमारे पास ये एडवांस वाला है तो 1S क्यों रख रहे हैं? देखिए यूटिलिटी की बात है ना, अगर कहीं पर 1S का इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है प्राइम जो है उससे थोड़ा महंगा होगा। ठीक है, तो यूटिलिटी के हिसाब से इसका यूज़ किया था। इंप्रूव्ड एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी फर्दर इंक्रीज द एक्यूरेसी। अब ये हाई ऑल्टीट्यूड पे भी इसका ऑपरेशन हो सकता है, लो टेम्परेचर पे भी हो सकता है। ये प्राइम के फीचर है। तो याद करने का तरीका है भाई, प्राइम जो है तो यानी कि कुछ ना कुछ खासियत तो होगी प्राइम में बेसिक से, है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, लो टेम्परेचर, हाई ऑल्टीट्यूड और ये इंप्रूव रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर मान लीजिए यूपीएससी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बना दे डिफेंस वाले पार्ट से, तो ये 3 खासियत हैं। ठीक है, लो टेम्परेचर, हाई ऑल्टीट्यूड और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब एनजी है नेक्स्ट जनरेशन, जिसके बारे में कह रहा था मैं, वियतनाम अगर खरीदेगा तो इसको खरीद सकता है। नेक्स्ट जनरेशन का मतलब ही क्या है कि हमने इसकी कैपेसिटीज़ को और इंप्रूव कर दिया है, यानी कि एक्यूरेसी को इंप्रूव कर दिया है, स्पीड और मैन्युअल कैपेसिटी को भी इंप्रूव कर दिया है, यानी कि रिएक्शन टाइम को हमने इंप्रूव कर दिया है। क्योंकि वियतनाम का कहना था देखिए हमें एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम में यूज़ करना है। ठीक है, तो उसमें रिएक्शन टाइम तो इंप्रूव होना चाहिए। कोई आपकी तरफ अटैक कर रहा है तो वहाँ पर रिएक्शन टाइम मैटर करता है। एक आपकी मिसाइल कैटेगरी होती है कि आप इसको ना एयर डिफेंस में इस्तेमाल नहीं कर रहे, मतलब एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल नहीं कर रहे। आप बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं, आप टारगेट को इंडिविजुअली शूट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर रिएक्शन टाइम इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है मिसाइल आपकी तरफ आ रही है। अब मान लीजिए मिसाइल आपकी तरफ आ रही है, वो आ रही है से 3 मैक से,
जो स्पीड है, और आपके पास जो मिसाइल है वो मान लीजिए 1.5 मैक है, तो आप बताइए आपको लगता है कि आपकी कैपेसिटी, मतलब जाहिर है कि वो आप उसको गिरा पाएंगे? ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो स्पीड भी मैटर करती है और लॉन्चिंग का जो टाइम है वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए, सैचुरेशन अटैक। अब सैचुरेशन अटैक आप सोचेंगे क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दुश्मन अगर आपको बेसिकली आपको फंबल करना चाहे, आपको सरप्राइज करना चाहे, तो इस तरीके से अपने बॉम्ब्स को अटैक करता है, अलाइनमेंट इस तरीके से करता है कि आपकी जो डिफेंस कैपेसिटीज़ है वो बेसिकली उसके सामने नकारा हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर दुश्मन को पता है कि आपके पास टोटल 4 बैटरीज, मान लीजिए 1 बैटरी लगी हुई है, और टोटल 12 मिसाइल है आपके पास, यानी कि आप 12 टारगेट्स बेसिकली शूट कर सकते हो आकाश मिसाइल से, तो वो क्या करेगा? आपके खिलाफ 50 एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करेगा, 50 मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। तो अगर 50 का कर दिया तो वो तो सैचुरेशन हुआ ना, राइट? तो ऐसे में आपको क्या चाहिए? आपको नंबर ऑफ मिसाइल्स भी बढ़ानी पड़ेंगी, यानी कि नंबर ऑफ लॉन्चर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे, साथ में रेस्पॉन्स टाइम भी इंप्रूव करना पड़ेगा। कारण वो इस वजह से क्योंकि आपको इन लॉन्चर्स के बीच में भी तो सिंक देखना है ना। अगर आपकी मिसाइल, एक लॉन्चर से एक मिसाइल आई, मान लीजिए लॉन्च की, अब जो दूसरी मिसाइल है उसमें जो गैप है वो मान लीजिए 5 मिनट्स है, दुश्मन को ये पता है, तो दुश्मन इस 5 मिनट्स का फायदा उठाएगा और वो इस तरीके से गैपिंग रखेगा एक्सप्लोसिव्स की, वो विद इन 2 मिनट और 3 मिनट आप पर अटैक कर दे। तो इस वजह से दुश्मन के हथियारों की जानकारी बहुत जरूरी है, और सैचुरेशन अटैक में काउंटर करने के लिए रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करना पड़ता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा ये। अब वियतनाम एट प्रेजेंट अगर बात करें तो वियतनाम आकाश एनजी को पोटेंशियली खरीद सकता है। अब इंडिया से आकाश क्यों खरीद रहा है? सबसे पहले तो चाइना को काउंटर करना चाहता है, ठीक है। दूसरा, अभी आपको बताया था, इसी का पार्ट है, यानी कि वियतनाम के शिप को चाइना ने बेसिकली डुबा दिया। तो अगर कैपेसिटी होती उसके पास काउंटर करने की, तो जाहिर सी बात है ऐसा शायद ना हो पाता। दूसरा देखिए, यूक्रेन पर अभी यूएस की नज़र है, तो यानी कि यूएस एंड मैनी यूरोपियन नेशंस आर बिजी इन दिस यूक्रेन इशू। तो ऐसे में गैप मिल जाता है चाइना को, इसको हम स्ट्रेटेजिक गैप कह सकते हैं, जिसमें कि चाइना अपने क्लेम, चाहे वो हिमालयाज में हो, यानी कि इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे साउथ चाइना सी हो, चाहे ईस्ट चाइना सी हो, वहाँ ताइवान वाला इशू है, तो यहाँ पर चाइना जो है अपने जो उसके क्लेम्स हैं उसको और फर्दर कर सकता है। तो इस गैप में हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए और इन देशों को मजबूत करना चाहिए। देखिए, चाइना ने ये एआई एनेबल्ड मशीन गन्स का इस्तेमाल कर रहा है अपने बॉर्डर्स पे। तो यानी कि अभी जैसे लद्दाख में हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा था, ठीक है, गालवान वाला कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें हमने देखा कि हमारे फौजी उनके फौजी आमने सामने थे। लेकिन अगर ये इनका इस्तेमाल करेगा एआई इनेबल्ड, ठीक है, हालांकि वहाँ पर प्रोटोकॉल्स हैं कि एलएसी पर प्रोटोकॉल हैं, लेकिन देखिए अगर वॉर होता है और इनका इस्तेमाल किया जाता है तो प्रोटोकॉल तो साइडलाइन कर दिए जाते हैं। तो अगर चाइना इसका इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है हमें भी आगे होना पड़ेगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप तकनीक में इन्वेस्ट करते हैं तो वो सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चाइना ये कर रहा है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, राइट। दूसरा देखिए, चाइना का जो CJ-110, CJ बेसिकली 10, ये एक क्रूज मिसाइल है चाइना की। ये बेसिकली जो आपका सरफेस होता है उससे 25 किलोमीटर ऊपर तक बेसिकली ये चल सकती है। क्रूज है। क्रूज का मतलब क्या हुआ कि ये अपनी डायरेक्शंस को मैनेवर कर सकती है अपने टारगेट को हिट करने के लिए। कहा जाता है कि यहां पर एक लिमिटेशन आ जाती है हमारी आकाश के साथ, क्योंकि इसका जो एंगेजमेंट है वो जनरली 30 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पर होता है। यानी कि अगर 30 से नीचे कोई मिसाइल क्रूज की तरह आ रही है तो उसमें शायद आकाश मिसाइल इतनी ज्यादा इफेक्टिव ना हो, ये कहा जा रहा है। तो ये एक इसका लिमिटेशन हो गया, ध्यान रखिएगा, ऑल्टीट्यूड। दूसरा है स्पीड। जैसे कि ये चाइना की CM-102 है, तो इसका जो स्पीड है वो 3500 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हमारी आकाश मिसाइल से ज़्यादा है। तो अगर इसका इस्तेमाल होता है तो क्या हम वहाँ पर आकाश इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं। तो देखिए, इसमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, हम कंपैरिजन केवल आकाश से कर रहे हैं ना, हमारे पास और मिसाइल भी हैं, ठीक है ना, लेकिन अभी हम कंपेयर इससे कर रहे हैं। अब एक रीज़न है कि जो वियतनाम है वो इजराइल के साथ अपना मिसाइल पैक्ट रख रहा था, यानी कि इजराइल से वो स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल खरीद रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जो मेन वहाँ पर आप कह सकते हैं जो मीडिएटर था, ठीक है, इजराइल बेस्ड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया है कि वो मीडिएटर जो एंगेज कर रहा था पॉलिटिकल रिशफलिंग में। तो अगर जो लिंक है इजराइल और वियतनाम के डिफेंस का, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इससे इजराइल और वियतनाम की जो डिफेंस डील है वो क्वेश्चन में आ जाती है, रडार में आ जाती है कि कहीं इसमें करप्शन तो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियंस को रिशफल किया जा रहा है, पैसे खिलाने की बात है। तो जाहिर सी बात है अब वियतनाम सोचेगा कि भाई जब इस पर दाग लग चुका है फिलहाल और इस पर अभी क्लियरेंस नहीं है, तो कम से कम हम फिलहाल वहां से ले लें जहां से लिया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या आता है? इंडिया आता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। इंडिया वियतनाम डिफेंस कोऑपरेशन। देखिए, रशिया से ट्रेडिशनली वियतनाम डिफेंस बेसिकली इंपोर्ट करता था,
लेकिन अब उसको लगता है कि अल्टरनेटिव की जरूरत है, तो अल्टरनेटिव के रूप में भारत उभर सकता है। क्योंकि देखिए रशिया एक तो न्यूट्रल रहा चाइना को लेकर, और चाइना और वियतनाम का है कॉन्फ्लिक्ट, राइट, यही तो जियोपॉलिटिक्स है यहाँ पर। तो एक तो न्यूट्रल, और उसके अलावा रशिया और चाइना बेसिकली डिफेंस के रूप में करीब आ रहे हैं, क्योंकि चाइना सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन वाले इशू पर रशिया को। तीसरा, रशिया ने लाओस में इन्वेस्ट किया है ये मेकोंग रिवर पर 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, और इससे जो है वियतनाम को होता है नुकसान। तो एक तरीके से रशिया की इन्वेस्टमेंट की वजह से वियतनाम को नुकसान हो रहा है। तो फिर वियतनाम कह रहा है यानी कि हमें कुछ अब अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, और वो अल्टरनेटिव कौन हो सकता है? इंडिया हो सकता है। अब जरा इस साउथ चाइना सी को देखिए, ये जो आपको डार्क में दिख रहा है ये है चाइनीज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया। हम मान सकते हैं कि ये तीनों एक अलाइनमेंट में है। इसके अलावा जो आपको येलो वाला पार्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पर साउथ कोरिया, ताइवान और इधर ऑस्ट्रेलिया, ये वो वाले पार्ट है जो कि यूएस के फेवर में है। और ये जो आपको शार्प रेड दिख रहा है ये वो वाला पार्ट है जो किसी की तरफ नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो अलायंस है वो स्प्लिट है, ठीक है। वो पूरी तरीके से ना यूएस की तरफ है ना पूरी तरीके से चाइना की तरफ। चाइना के साथ तो वो कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन वो तब भी इनमें से कई सारे देश ऐसे हैं वो बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो ये अभी यहाँ पर लैंडस्केप हमें दिख रहा है। नाउ सैंक्शंस इज वन रीजन, क्योंकि रशिया पर सैंक्शंस लग गए हैं। तो वियतनाम जो 5th लार्जेस्ट इंपोर्टर है रशियन वेपन्स का, अगर साउथ ईस्ट एशिया में कहें तो लार्जेस्ट है। तो ऐसे में उसको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा उसको कोई ना। और साथ में इंडिया के लिए भी बेनिफिट है ना कि अगर हमने क्रेडिबल डिटरेंस खड़ा कर दिया साउथ चाइना सी में, यानी कि छोटे छोटे देश आर्म हो गए, ठीक है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन ऑलरेडी ये हैं और यहाँ पर डिफेंस में भी हो गए। तो ऐसे में चाइना का ध्यान जो है साउथ चाइना सी से किस तरफ जाएगा? साउथ चाइना सी को हैंडल करने पर ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे में हिमालय जो है थोड़ा सेफ एंड सिक्योर हो सकते हैं। बेसिकली अगर 2 फ्रंट पे आप वॉर को खोल दें तो जाहिर सी बात है जो दुश्मन है वो थोड़ा न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। वो जितना प्रोएक्टिव होना चाह रहा है उतना प्रोएक्टिव नहीं होगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, इन दिसंबर 2021 इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल। ध्यान रखिएगा सरफेस टू सरफेस है, गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये हैं, आंसर है प्रलय। अब जरा मेंस का क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज डिफेंस कोऑपरेशन विद साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ अगर हम रक्षा के क्षेत्र में कोऑपरेशन करते हैं तो इसके क्या क्या स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस हैं। तो इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी बताइएगा, खुद भारत के लिए क्या बेहतरी है, इस रीजनल पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए क्या बेहतरी है, उन पहलुओं पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। कोई आपका डाउट हो यू कैन शूट मी अ मैसेज हियर ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, ठीक है। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।